हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र के परिणाम। और आज हम करने वाले हैं एक सिंगल शॉट में इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, ये चैप्टर मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद बारी आती है उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिवीजन की, ताकि सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल हो जाएं। ऑलराइट, चलिए तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। सारे कोर्सेज आपको एनसीईआरटी से ही कवर कराए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जल्दी से जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, चलिए तो करते हैं फटाफट से इस चैप्टर का रिवीजन कि लोकतंत्र के परिणाम के रूप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले 2 मिनट में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कौन कौन सी बातें इससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो टाइटल है लोकतंत्र के परिणाम, हम कैसे जाने कि लोकतंत्र के परिणाम है क्या, उन परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें कि वो परिणाम सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। लोकतंत्र कैसे एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र के द्वारा बनी हुई सरकार जो है वो जिम्मेदार है, उत्तरदायी है और वैध सरकार है। ठीक, आर्थिक समृद्धि और विकास की चर्चा करेंगे। क्या लोकतांत्रिक सरकारें तेजी से आर्थिक विकास कर पाती हैं या नहीं, या ऐसी कौन सी सरकारें हैं या शासन का ऐसा कौन सा स्वरूप है जो लोकतंत्र के कंपैरिजन में तेजी से आर्थिक विकास कर लेता है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। असमानता और गरीबी में कमी क्या लोकतांत्रिक देश ला सकते हैं या कोई दूसरे शासन का स्वरूप ला सकता है। उसके बाद सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे लाया जा सकता है। सामाजिक विविधता यानी कि सोशल डाइवर्सिटी। भारत में कई सारे धर्म के लोग, कई सारी जाति के लोग, कई सारी रंग, रूप, जेंडर, क्षेत्र, नस्ल के लोग रहते हैं। ठीक है, इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी आपसी सामंजस्य कैसे बैठाता है लोकतंत्र, यानी कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य बैठाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका होती है। उसके बाद नागरिकों की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतंत्र की क्या भूमिका होती है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ा तो सब कुछ दिया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। देखें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जितनी भी दुनिया में शासन व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम बात कर लें लोकतंत्र के अलावा तानाशाही की, ठीक है, राजतंत्र की, उन सब में सबसे ऊपर कौन है। उन सब में सबसे ऊपर है लोकतंत्र, और लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर माना गया है। किसके? राजाशाही, तानाशाही के कंपैरिजन में। ठीक है, तो तानाशाही व्यवस्था और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं ज्यादा दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सबकी बात करता है और तानाशाही या राजवंश सिर्फ तानाशाह या राजा की बात करता है। वहां पर प्रजा का कोई रोल नहीं होता। वहां एक दलीय शासन व्यवस्था होती है, एक बार जो शासक बन गया वो बन गया। वहां पर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास कि वो अपने नेता को, अपने राजा को या अपनी सरकार को अपनी मर्जी से चुन सके। लेकिन लोकतंत्र में ये ऑप्शन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जनता को वोट देने का राइट होता है और जनता ही अपनी सरकार चुनती है। ऑलराइट,
तो लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है, इसके पीछे के रीजन समझ लेते हैं। यहां से सीधा सवाल भी बन सकता है आपका, ठीक है, सीधा सवाल बन सकता है आपका क्या, कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है, या लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों बताया गया है। पहला रीजन है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है, यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और इससे फैसलों में बेहतरी आती है। फैसले आसानी से फैसले जो है जो लिए जाते हैं काफ़ी विचार विमर्श के बाद, बहसों के बाद लिए जाते हैं, इससे फैसले निखर के आते हैं और हमें बेहतरी आती है। टकरावों को संभालने का तरीका देता है लोकतंत्र और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। कैसे होती है गलतियों को सुधारने की गुंजाइश? संविधान संशोधन के माध्यम से, कि अगर किसी कानून में संशोधन की आवश्यकता है, अमेंडमेंट की आवश्यकता है, तो उसको समय और परिस्थिति के अनुसार सुधारा जा सकता है। ऑलराइट, क्लियर। फिर क्या बात कही गई है, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो देखें, क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं कि सारी चीजों में समानता की बात करता है? ये मात्र एथिकल रीजन है कि मात्र एथिकल रीजंस के बेसिस पर ही हम लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं या पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण यानी कि कुछ लॉजिकल रीजन भी हैं? बताओ भाई जल्दी से, क्या सिर्फ एथिकल रीजन के बेसिस पर ही, क्या सिर्फ नैतिक कारण या एथिकल रीजंस के बेसिस पर ही हम लोकतंत्र को अच्छा मान सकते हैं, या फिर कुछ लॉजिकल रीजंस भी हैं? ठीक है, तो आज दुनिया के ऐसे 100 से ज्यादा देश हैं जहां पर किसी ना किसी तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम को अपनाया गया है और वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुसार ही अपने देश को चलाने का दावा करते हैं। पहला क्या है कि इनका औपचारिक संविधान है जहां लोकतंत्र उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ चुनाव होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। चुनाव के माध्यम से ही सरकारें चुनी जाती हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी होते हैं और वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। जैसे कि हम बात करें भारत में हमें क्या मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, बिल्कुल है, मौलिक अधिकार हैं, बिल्कुल है, ऑलराइट, ठीक। तो ये सारे युक्तिपरक कारण भी हैं, लॉजिकल रीजन भी हैं जिसके कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दूसरे तरीके की शासन व्यवस्थाओं से बेहतर माना गया है। ऑलराइट, फिर अगली बात कही गई है कि भाई लोकतंत्र अच्छा तो है, कई लॉजिकल रीजन भी है, एथिकल रीजन भी है लोकतंत्र को पसंद करने के, लोकतंत्र को मानने के। तो कई बार हम क्या करते हैं कि उस लोकतंत्र को अच्छा मानकर हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। मर्ज मतलब बीमारी, कि हर एक चीज में कौन सहायता करेगा, कुछ भी समस्याएं हमें हमारे लिए तो कौन हेल्प करेगा, लोकतंत्र, ठीक है। तो क्या लोकतंत्र को हर बीमारी की दवा मान लेना सही है? बताओ भाई, क्या लोकतंत्र से ही हर एक उम्मीद करने की जरूरत है? कई बार अक्सर ऐसा होता है कि लोकतंत्र को हर मर्ज की हम दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। जैसे कि लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्या ऐसा है? जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं जितनी भी दुनिया भर की, उन सबको सॉल्व कर सकता है क्या लोकतंत्र? और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन हमने लोकतंत्र से करी हैं, उनमें से मान लो 2-4 उम्मीदें हमारी पूरी ना हो पाई, 100 में से आपकी 94 एक्सपेक्टेशन हो गई, पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, लेकिन 6 बची रही, तो आप क्या कर सकते हो? लोकतंत्र को दोषी मान लेते हो भाई कि भाई ये काम का नहीं है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। आप उन चीजों की तरफ ध्यान दो कि आपकी 94 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है लोकतंत्र ने, 6 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्या लोकतंत्र खराब हो गया?
तब हमें कंपैरिजन करना होता है दुनिया की दूसरी शासन व्यवस्थाओं से, तानाशाही से, राजवंशी से, कि वहां कितनी समस्याएं। तानाशाही ने 6 समस्याओं को हल किया है, लेकिन 94 समस्याएं तो बनी हुई है ना। तो इस मामले में कौन बेहतर है? लोकतंत्र ही बेहतर है। तो क्या सारी उम्मीदें आप किसी एक से कर सकते हो? नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ देते हैं, तो सारी उम्मीदें किससे होंगी? जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स से ही होंगी आपकी। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पाल रहे हैं, आपको पोस रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, सब कुछ। आप मांगने जाओगे किससे? पेरेंट्स से। तो क्या जरूरी है कि आपके पेरेंट्स आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए? 2-4 जरूरतें छूट भी सकती हैं जो ना कर पाए। तो आप फिर भाई कहने लगते हो, भाई मेरी मम्मी तो ये नहीं देती, मेरे पापा तो ये नहीं देते, वो ऐसा नहीं करते। तो ये तो गलत बात है ना। ठीक इसी तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, तो हम यह संदेह करने लगते हैं, जब हमारी थोड़ी सी कुछ 2-4 उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो सारी उम्मीदें आप एक जगह से नहीं कर सकते, और कर भी रहे हैं तो भाई जरूरी नहीं कि वो आपकी सारी उम्मीदें पूरी ही हो। तो आपको खुद के दिमाग में बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, समझदारी के साथ। तो लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम ये मान लें कि लोकतंत्र शासन का स्वरूप बस है, सब कुछ नहीं है। शासन करने का तरीका है, सरकार को चलाने का तरीका है, देश को चलाने का एक तरीका है। ठीक है, तो यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। क्या कहा गया है लोकतंत्र के बारे में? कि लोकतंत्र कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। सिचुएशन तो आपको दे दी लोकतंत्र ने, सारी चीजें उपलब्ध करवा दी, साधन उपलब्ध करवा दिए, लेकिन उन साधन का उपयोग कैसे करना है, उन अधिकारों का उपयोग कैसे करना है, वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, वो आपको ही करना पड़ेगा। सरकार ने कानून बना दिए, संविधान में सारे कानून लिखे हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत आपको अधिकार है, लेकिन उन कानूनों का पालन कैसे करना है, उन अधिकारों का, उन राइट्स का यूज कैसे करना है, वो आपके हाथ में है। क्लियर है? तो लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान समझा करते हैं। ऑलराइट, तो हमें किस तरीके से लोकतंत्र को जांचना है, परखना है, उसका इवोल्यूशन करना है, उसका मूल्यांकन करना है, वो बात यहाँ पर समझाई गई है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे की बात करते हैं। तो लोकतंत्र किस प्रकार से लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस हद तक वैध है, इसे जांचने के लिए जरूरी है कि हम सवाल करें। क्या कहा गया है कि लोकतंत्र किस तरीके से लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और किस हद तक वैलिड है, इसे जांचने के लिए हम 3 सवाल करेंगे और उन 3 सवालों के आंसर भी फाइंड करेंगे। पहला सवाल क्या है कि क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है? बताओ भाई, यस और नो, हाँ या नहीं। आप एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक हो, क्या आपके देश में चुनाव होते हैं? क्या लोग उन चुनावों में भाग लेते हैं और लोग ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए। दूसरा सवाल, क्या चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है? जो सरकार चुनी गई है, जिस सरकार को लोगों ने चुना है, वो सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है? तीसरा सवाल, क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं और फैसले कितने जन कल्याणकारी होते हैं? सरकार ने जो फैसले लिए हैं वे सरकार शीघ्र ले लिए जाते हैं और फैसले कितने जन कल्याणकारी होते हैं? इन 3 सवालों के आंसर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप इन 3 सवालों के जरिए जांच सकते हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस हद तक वैलिड है, रिस्पॉन्सिबल है। ऑलराइट, चलिए तो अब आंसर भी फाइंड करते हैं तीनों सवालों के। पहला सवाल क्या था हमारा कि क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है? चलिए जानते हैं इसके आंसर को। तो उपयुक्त सवालों के आईने में लोकतंत्र का यदि मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं
कि लोग चुनावों में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनने का कार्य करते हैं। बिल्कुल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर एक व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है, वोट डालने जाता है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करता है। जनता में जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार इसमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। जनता हमेशा जागरूक रहती है और जनता में जागरूकता की अवेयरनेस की बढ़ोतरी होती ही जा रही है। जनता को जो बात सही नहीं लगती उसका प्रतिरोध भी करती है। इससे क्या हो रहा है, लगातार सुधार की संभावनाएं भी हमें दिखाई दे रही हैं। फिर क्या है, शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण आज लोग अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर उपयोग कर रहे हैं। अब हर एक व्यक्ति को पता है कि हमारा वोटिंग राइट है, हम 18 साल या उससे अधिक के हो चुके हैं, यानी कि हम वोट दे सकते हैं और वोट देना हमारा राइट है, अधिकार है। ठीक है, हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। जबकि पूर्व में उन्हें या तो वंचित किया जाता था, जैसे कि पहले तो महिलाओं को वोटिंग राइट था ही नहीं, ठीक है, तो पूर्व में उन्हें वंचित किया जाता था, अथवा लोगों की रुचि नहीं रहती थी, बोलते थे हम क्यों जाएं वोट देने, कौन लगेगा लाइन में, क्या होगा इससे हमारे लिए, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। लेकिन एक वोट से मिलके ही बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात है, अभिवंचित वर्ग के लोगों को कभी समाज के श्रेष्ठ जनों द्वारा मताधिकार से वंचित किया जाता था। या अभिवंचित वर्ग यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को श्रेष्ठ वर्ग यानी कि उच्च वर्ग के लोगों द्वारा मताधिकार से वंचित किया जाता था, यानी कि वोट देने का राइट सिर्फ किसको था, उच्च वर्ग को। अब निम्न वर्ग के लोग भी आज मुखर होकर आए, यानी कि आगे आकर जागरूक होकर अपने वोटिंग राइट का यूज कर रहे हैं और अपने अधिकारों की बातें करते हैं। ठीक है, फिर आज लोग सिर्फ मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार जो अपने देश के नागरिकों के लिए योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, प्लान बनाती है, फैसले लेती है, उसमें जनता की भागीदारी और जनता के निर्णय भी मायने रखते हैं। फिर क्या है, यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि उसे जनता द्वारा नकारने का खतरा भी बरकरार रहता है। अगर जनता की बात सरकार ने नहीं सुनी, जनता की जो डिमांड है उनके अनुसार सरकार ने काम नहीं किया, तो भैया 5 साल बाद चुनाव होंगे, जनता दिखा देगी आपको आपका आईना कि भाई साहब आपने हमारे लिए काम नहीं किया था, जबकि हमने आपको वोट दी थी, हमने इस उम्मीद के साथ वोट दी थी कि आगे जाके आप हमारे लिए काम करोगे, लेकिन आपने नहीं किया ना, आपने काम नहीं किया, तो अब हम आगे आपको वोट नहीं देंगे। तो सरकार को तो डर रहता है, तो सरकार तो काम करेगी ही, क्योंकि उसे तो भाई कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल यह था कि क्या चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है। जो सरकार हमने चुनी है वो सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है। चलिए देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। क्या कहा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं, और निश्चित रूप से ऐसा ही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। क्या पूछा है कि जो सरकार लोकतांत्रिक देश के लोगों ने चुनी है वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाती हैं, क्या वे प्रभावी हो पाती हैं, क्या सारे पहलुओं पर काम कर पाती हैं, या सिर्फ खुद का ही दिखती हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर यह कही गई है, लोकतंत्र के कंपैरिजन में अलोकतांत्रिक सरकार जहां पर लोकतंत्र नहीं है उनके बारे में कहा गया है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। वहां विधायिका होती नहीं है। विधायिका का क्या मतलब होता है, विधायिका का मतलब क्या होता है बताओ भाई। विधायिका कानून बनाने वाली संस्थाएं, कानून बनाना होता है ना, कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका में कौन कौन होता है भैया, कानून कौन कौन बनाता है, कानून बनाने में किस किस की भूमिका होती है, जल्दी बताओ कमेंट करके। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनकी भूमिका होती है। तो ये बताओ, जहां लोकतंत्र नहीं है वहां लोकसभा और राज्यसभा है? नहीं है भाई। कानून कौन बनाएगा, तानाशाह बनाएगा, राजा बनाएगा।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कुछ है ही नहीं वहां पे। तो सीधी सी बात है, उनको कानून बनाने वाली संस्था संसद का सामना ही नहीं करना है उन्हें। किसका? संसद का सामना ही नहीं करना है उन्हें। क्लियर हो रही है बात? लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है सामना इन सब का, तो भाई जवाब देना पड़ता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो कि नहीं। क्लियर है? उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता। किनको? अलोकतांत्रिक सरकारों को। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों को रखना पड़ता है, हर एक का ख्याल रखना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि जब इतना ज्यादा ख्याल रखना है तो हर एक की उम्मीद लोकतांत्रिक सरकार पूरी कर ही पाए, लेकिन पूरी कोशिश रहती है लोकतंत्र की कि हर एक चीज की पूर्ति हो। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है, बिल्कुल चलता है। और लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और ज्यादा प्रभावी होंगे, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावी होते हैं। ठीक। तीसरा सवाल क्या पूछा था? किस आधार पर हम लोकतंत्र को जांच परख सकते हैं? तीसरा प्रश्न ये था कि क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं और फैसले कितने जन कल्याणकारी होते हैं। क्या पूछा गया है कि क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं और वे कितने जन कल्याणकारी होते हैं। तो बताओ भाई, लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले जल्दी ले लिए जाते हैं या फिर एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? बताओ भाई, सवाल है आपसे कि क्या लोकतंत्र में फैसले जल्दी ले लिए जाते हैं या तानाशाही व्यवस्था में फैसले जल्दी ले लिए जाते हैं? तो भैया देर तो लगती है लोकतंत्र में फैसले लेने में, क्योंकि काफी सारे स्टेप से गुजरना होता है, काफी सारी बहस मुबाहिसों के बाद ही फैसले लिए जाते हैं, इसलिए फैसले लेने में देर लगती है। क्योंकि फैसलों को विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि फैसलों में अनिवार्य रूप से विलंब होता है, फैसले देरी से लिए जाते हैं। कभी कभी तो अत्यधिक विलंब के कारण लिए गए फैसले अप्रासंगिक भी हो जाते हैं, यानी कि जिस सिचुएशन में जिस समय तुरंत निर्णय लेना था, तुरंत फैसला लेना था, तब लिया नहीं, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया। 4 दिन में फैसला चाहिए था, लग गए 4 महीना, 6 महीना, साल भर। उसके बाद उस फैसले की कोई वैल्यू ही नहीं बची, जरूरत ही नहीं बची, यानी कि वो प्रासंगिक ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये बात तो है कि लोकतांत्रिक सरकार में फैसले देरी से लिए जाते हैं, जबकि तानाशाही सरकार में फैसले चुटकियों में ले लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ उस तानाशाह को फैसला लेना है, यहाँ पर एक प्रक्रिया के द्वारा उस फैसले को गुजरना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए। वहीं दूसरी ओर फैसलों में विलंब के मामले को यदि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि वहां फैसले जल्दी लिए जाते हैं, प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक फैसले किसी खास व्यक्ति द्वारा बगैर बहस मुबाहिसों के लिए जाते हैं। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स की परमिशन या उनकी सहमति की जरूरत होती नहीं है, तो इसलिए जल्दी ले लेते हैं। और इन फैसलों को लंबी विधायी प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना पड़ता, और शीघ्रता से लिए गए फैसले कभी कभी प्रासंगिक और न्यायोचित भी होते कि भाई फैसला तुरंत चाहिए था, मिल गया, न्याय तुरंत मिल गया। ठीक है, तो जब लोगों को फैसले तुरंत मिल जाते हैं, डिसीजन उन्हें तुरंत मिल जाते हैं, न्याय तुरंत मिल जाता है, तो लोग राहत का एहसास भी करते हैं। परंतु इसके फैसलों को यदि हम समग्रता से देखें, ब्रॉड लेवल पर देखें, तो काफी क्षोभ एवं निराशा भी होती है, क्योंकि जब फैसले तुरंत लिए जाएं, कभी कभी तो वो अच्छे हो सकते, लेकिन अधिकांश समय बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी की राय के फैसले लिए जाएं तो वो अच्छे नहीं भी हो सकते। ऑलराइट, चलिए। कारण स्पष्ट है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। किस आधार पर लेते हैं गैर लोकतांत्रिक देश अपने फैसले? पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज के आधार पर, यानी कि पहले ऐसा हुआ था, उस आधार पर हम ये डिसीजन आपको दे देते हैं। वर्तमान समस्या को नहीं देखेंगे कि उस व्यक्ति की नीड क्या है, उसको क्या जरूरत है, किस आधार पर फैसला चाहिए। पूर्वाग्रहों पर आधारित कि पहले ऐसा हुआ था, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के मामले में हमने ये डिसीजन लिया था, तो वही डिसीजन हम आप पर थोप देते हैं। ठीक है,
तो कभी सामूहिक जन कल्याण की दृष्टि से दुरुस्त नहीं होती है। जरूरी नहीं कि इसमें सामूहिक जन कल्याण छुपा ही हो। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को यह जानने का हक होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले कैसे एवं किस प्रकार से लिए जाते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ फैसले होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फैसला किन किन स्टेप से होके गुजरेगा, किन किन स्टेप से होके गुजरेगा कि भाई पहले लोकसभा या राज्यसभा में मेजोरिटी के साथ पास होगा, फिर दूसरे सदन में पास होगा, फिर राष्ट्रपति की सहमति होगी तो फैसला बनेगा। ठीक है, हमारा जनप्रतिनिधि वहां पर बैठा है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जनता की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, हमें चीजें पता होती हैं। तो इसका तात्पर्य है कि पारदर्शिता एवं संतोष का भाव प्रलक्षित होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं रहती है। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर है? चला जाए आगे। जो 3 हमने क्वेश्चंस करे थे आपसे कि किस आधार पर हम ये जांच सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के परिणाम क्या हो सकते हैं, कैसे मूल्यांकन करें, उन 3 सवालों के आधार पर हमने किया। ऑलराइट, चलो चलते हैं आगे। चलिए, अब हमें दक्षिण एशिया के एक मैप दिया गया है, उसमें हम जानेंगे कि कौन से दक्षिण एशिया के देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को बेहतर मानते हैं, या कौन से ऐसे देश हैं जो कभी कभी तानाशाही को बेहतर मानते हैं, या ऐसे कितने देश हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए या फिर तानाशाही होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए देखें। सबसे पहले हम यहाँ की बात करें, जो रेड कलर का पोर्शन है, इतनी हम अगर बात करें तो बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के 69% पॉपुलेशन चाहती है कि लोकतंत्र बेहतर है। भारत के 70%, नेपाल में 62%, पाकिस्तान में 37% और श्रीलंका में 71% लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र बेहतर है। और ओवरऑल हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें कि एक एवरेज तौर पर दक्षिण एशियाई देश कितने प्रतिशत ऐसे, दक्षिण एशियाई देशों की कितने प्रतिशत ऐसी पॉपुलेशन है जो लोकतंत्र को बेहतर मानती है, तो ये है आपका 62%। ऑलराइट, चलिए अब हम कभी कभी तानाशाही को बेहतर मानने वाले देशों की पॉपुलेशन के बारे में जाने तो ओवरऑल दक्षिण एशिया की 10% जनसंख्या मानती है कि कभी कभी तानाशाही बेहतर होती है। वहीं हम अलग अलग देशों की बात करें तो बांग्लादेश की 6% जनता मानती है कि कभी कभी तानाशाही बेहतर होती है, भारत की 9%, नेपाल की 10%, पाकिस्तान की 14% और श्रीलंका की 11% पॉपुलेशन ये मानती है कि कभी कभी तानाशाही बेहतर होती है। अब ऐसे कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं और कितने प्रतिशत वहां की पॉपुलेशन है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या फिर तानाशाही होनी चाहिए। ऑलराइट, तो यहां दक्षिण एशियाई कंट्रीज का एवरेज परसेंटेज हमें 20% दिखाई देता है कि 20% पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई जैसा शासन हो वैसा चलेगा। ठीक है। तो वहीं अलग अलग देशों की बात करें तो बांग्लादेश की 25% पॉपुलेशन, भारत की 21%, नेपाल की 28%, पाकिस्तान की 49% और श्रीलंका की 18% पॉपुलेशन ऐसा मानती है कि चाहे तानाशाही हो चाहे लोकतंत्र हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब हम आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करेंगे कि आर्थिक समृद्धि और विकास के मामलों में लोकतंत्र बेहतर है या फिर तानाशाही बेहतर है। चलिए देखें तो यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, हम डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, जनता के पास सारे अधिकार होते हैं, जनता ही अपनी सरकार को चुनती है, इसीलिए हम लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो क्या उससे विकास की उम्मीद करना उचित नहीं है? बिल्कुल है। अगर सरकार अच्छी है तो सीधा सा हम ये मान के चलते कि हमारे देश में विकास होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम 1950 से लेके कब से कब तक, 1950 से 2020 के सभी लोकतांत्रिक शासनों और
तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें, यानी कि 50 साल का अगर हम 50 साल का अगर हम डेटा निकालें और लोकतांत्रिक शासन और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें, तो ये पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में, आर्थिक रूप से संपन्नता के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है। यानी कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर बताई गई है। सन 1950 से लेके 2000 के आंकड़ों के बीच की बात हो रही है। ऑलराइट, उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, क्योंकि तानाशाहियों के कंपैरिजन में लोकतंत्र आर्थिक विकास के मामले में आगे नहीं बढ़ पाया। तो लोकतांत्रिक देशों के लिए यह चिंता का विषय है कि नहीं। एक तरफ हम लोकतंत्र से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार बेहतर होगी, और सरकार बेहतर करने के कारण हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि तानाशाही शासन व्यवस्था जो है वो आर्थिक समृद्धि कर रही है लोकतंत्र के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो भाई, लोकतंत्र के परिणामों की बात कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है लोकतंत्र के परिणाम, लेकिन लोकतंत्र के परिणामों में एक परिणाम हमें नकारात्मक नजर आता है कि लोकतांत्रिक देश तानाशाहियों के कंपैरिजन में या तानाशाही शासन व्यवस्था की तुलना में उतना आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं। अब देखें, इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज भी नहीं किया जा सकता कि सिर्फ हम आर्थिक विकास जो है लोकतंत्र नहीं कर पा रहा तो हम आर्थिक विकास के कारण लोकतंत्र को खारिज करते हैं। बाकी सारी विशेषताएं लोकतंत्र के पक्ष में ही है ना। ठीक है, तो आर्थिक विकास कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही, क्योंकि आर्थिक विकास सिर्फ लोकतंत्र पर ही डिपेंड नहीं करता। आर्थिक विकास को मापने के कई सारे और पैमाने होते हैं, जैसे कि उस देश की जनसंख्या। अब भारत देश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत देश की जनसंख्या कितनी है, बताओ जल्दी से कमेंट करके, कितनी है भारत देश की जनसंख्या? क्या भारत पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है? जी हाँ। तो भारत देश की जनसंख्या की बात जब होती है तो 140 करोड़ प्लस को पार कर चुकी है भारत की जनसंख्या, और जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया के देशों में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। तो अब आप ये बताएं, भारत का क्षेत्रफल तो उतना ही है, भारत के पास रिसोर्सेस तो उतने ही हैं, लेकिन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो अब आप बताएं कि भले ही हमारे भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भारत के क्षेत्रफल, भारत में उपलब्ध संसाधन और बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते क्या हम बहुत तेजी से आर्थिक विकास कर सकते हैं? कंपैरिजन करो, सिर्फ ये मत देखो कि वहां पर लोकतंत्र है तो आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास कई कारकों पर डिपेंड करता है। देश की जनसंख्या, आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से उस देश को कैसा सहयोग मिल रहा है, और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। उसके बाद देखें, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे भी हैं। क्या कहा गया है? तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, क्योंकि तानाशाही का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, वहां आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संपन्नता लोकतंत्र में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि तानाशाही में आर्थिक विकास तेजी से होता है, लोकतंत्र में नहीं होता, तो हम तानाशाही को चुने। लेकिन लोकतंत्र की बाकी के जो पहलू हमने देखे हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो बाकी की हमने विशेषताएं देखी हैं, उनके आधार पर हमें क्या समझ में आता है कि लोकतंत्र बेहतर है और लोकतंत्र का चुनाव करना ही सबसे सही उपाय है। ऑलराइट, क्योंकि तानाशाही का हमें सिर्फ एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है और लोकतंत्र के बाकी सारे सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। ऑलराइट,
क्लियर है यहां तक की कहानी? जल्दी से बताओ भाई, ऑल क्लियर? अब देखो भाई, एक कार्टून नजर आ रहा है जिसका स्ट्रक्चर मोटा पतला सा है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि और आय के बंटवारे की बात हो रही है। सन 2000 से 2006 का एक तरीके से हमें आंकड़ा दिया हुआ है। इस कार्टून के ऊपर के पोर्शन को आप जब देखें तो हमें बताया गया है कि ये धनी वर्ग है। धनी वर्ग के पास आय का, हमारे देश की आय का ज्यादा हिस्सा है और धनी वर्ग और ज्यादा धनी होता जा रहा है, ठीक है। मध्यम वर्ग की स्थिति ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, मध्यम वर्ग जैसा था वैसा ही है, बीच के बीच में ही है। और ये है भाई गरीब वर्ग। गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, उसकी हालत और ज्यादा सिकुड़ती ही जा रही है। ये स्थिति किन देशों की बताई गई है? ये स्थिति आर्थिक विकास के मामले में लोकतांत्रिक देशों की बताई गई है कि लोकतांत्रिक देशों में आय का बंटवारा इस तरीके से हुआ है कि धनी और ज्यादा धनी होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, और बीच के जो है मध्यम वर्ग जो है ना, उनकी स्थिति ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। वो जैसे थे वैसे बने हुए हैं, उसी में एडजस्टमेंट उनका चल रहा है। ऑलराइट, अब देखो लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की भी बात कर लेते हैं, जहां एक और हमने पढ़ा कि तानाशाही शासन व्यवस्था आर्थिक विकास के मामले में लोकतंत्र से बेहतर है। अब लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखें, लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। जी हाँ, इमोशनल होते हैं। इसके पक्ष में जो भी लॉजिक दिए जाते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? लोकतंत्र के पक्ष में जो भी लॉजिक दिए जा रहे हैं वो इमोशनल लॉजिक क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। लोकतंत्र किसकी बात करता है? लोकतंत्र के मूल्यों की अगर हम बात करें तो क्या क्या शामिल है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। लोकतंत्र के मूल्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें शामिल क्या क्या होता है भाई? समानता की बात होती है, ठीक है, स्वतंत्रता की बात होती है, गरिमा की बात होती है, सम्मान की बात होती है, प्रतिष्ठा की बात होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? लोकतंत्र के मूल है। और ये सारी चीजें कैसी हैं? भावपूर्ण है, भावनात्मक चीजें हैं, ठीक है। तो इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। अगर इन मामलों में कोई बहस हो रही है तो क्या साधारण तरीके से निपटाया जा सकता है? जी नहीं। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी बहस चलाने में कोई हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी ही बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने, यानी कि लोकतंत्र का जो अध्ययन करते हैं, उन्होंने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए हैं, ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है, ठीक है। आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता, समझ में आ रही है बात? कि प्रयास तो किए जा रहे हैं देश का आर्थिक विकास करने के, लेकिन तब भी आर्थिक असमानता कहां बनी हुई है? आर्थिक असमानता का भी एक कार्टून हमने देखा था कि धनी वर्ग और ज्यादा धनी होते जा रहे हैं, गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। देश की नेशनल इनकम तो बढ़ रही है भाई, राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है, नो डाउट, लेकिन क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है? पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है? यानी कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो, सबके पास बराबर पैसा पहुंच रहा है क्या? सबकी आय बढ़ रही है क्या? हर एक व्यक्ति की जो कमाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रही है? असमानता दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? बताओ भाई जल्दी से। दिखाई दे रही कि धनी और ज्यादा धनी होते जा रहे हैं। जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? धनी वर्ग का है। इतने से धनी वर्ग है, इतने से अमीर वर्ग है, इतने से लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना है उनके पास? इतना। और इतनी ज्यादा गरीब पॉपुलेशन है, नेशनल इनकम का इतना सा हिस्सा उनके पास है। तो क्या इसे हम आर्थिक असमानता नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। अब देखना, इन चार्ट्स को देखना आप।
विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरों की हम बात करें, 1950 से लेके 2000 तक का डेटा यहां पर दिया है, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो चार्ट 1 या टेबल 1 में आप देखें, यहां पर हमें बताया गया है शासन का प्रकार और देश, और दूसरे कॉलम में है डेवलपमेंट रेट यानी कि विकास दर। अब सभी लोकतांत्रिक शासन में, जितने भी लोकतांत्रिक शासन हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर विकास की दर कितनी है? सभी लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर है 3.95%। और सभी तानाशाहियों में कितनी है आर्थिक विकास की दर? लोकतंत्र के कंपैरिजन में ज्यादा है, 4.42 है। फिर ऐसे देश जो गरीब हैं लेकिन तानाशाही है वहां पर, ठीक है, तानाशाही वाले गरीब देश, वहां पर भी आप देखें तो सभी लोकतांत्रिक शासन से विकास दर ज्यादा ही दिखाई दे रही है, 4.32। यहां कितनी है? 3.95 है। ठीक, फिर लोकतंत्र वाले जो गरीब देश हैं, जहां डेमोक्रेसी है लेकिन गरीबी भी है, तो उनकी विकास दर कितनी है? इनके कंपैरिजन में फिर भी अच्छी है, 4.28 है। अब हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है कि जो तानाशाही वाले गरीब देश हैं और लोकतंत्र वाले गरीब देश हैं, उनमें विकास दर में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, उसमें हमें ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। तो चार्ट 1 ओवरऑल हमें क्या बताता है भाई? चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है। ये देखो, तानाशाहियों का रिकॉर्ड यहां और यहां से बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की बात करते हैं, गरीब देशों के रिकॉर्ड की बात करते हैं विकास दर के मामले में, तो अंतर लगभग खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समझ में आई बात आपके? बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, क्या कहते हो? समझ में आ रही है बात? चलिए अब देखो भाई, चार्ट 2 की तरफ नजर डालते हैं। चार्ट 2 हमें क्या बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। ठीक है, तो चुने हुए देशों में आय की असमानता की बात हो रही है। यहां पर देशों के नाम दिए हुए हैं आपको, और यहां पर क्या है? राष्ट्रीय आय में प्रतिशत का हिस्सा, यानी कि इन देशों का उनकी राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखें यहां पर हमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री का डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, 7 कंट्री की बात हो रही है। तो जब हम दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की बात करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही, कहां दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है कि नहीं है? बताओ भाई, एवरेज इसका 60 ही आएगा ना। तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के ऊपर के जो 20% लोग हैं, उनके पास उन देशों की नेशनल इनकम का, ठीक है, उन देशों के लोगों का, उन देशों की नेशनल इनकम का लगभग 60% हिस्सा है। ठीक है, और सबसे नीचे के 20% लोग, यहां पर नीचे के 20% लोगों की बात कही जा रही है, यानी कि ऊपर के 20% लोग जो अमीर वर्ग के लोग हैं, नीचे के 20% लोग या 20% लोग यानी कि गरीब वर्गों की बात हो रही है। तो गरीब वर्गों के पास मात्र कितना प्रतिशत हिस्सा है वहां की नेशनल इनकम का? 2.9% और 2.6% ये दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का है। लेकिन जब हम डेनमार्क और हंगरी की बात करते हैं, अब आप डेनमार्क और हंगरी को देखें, तो डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे, क्योंकि अमीर वर्ग के पास 34.5 और 34.4% हिस्सा है उन कंट्री की नेशनल इनकम का। लेकिन जब हम गरीब वर्ग की बात करते हैं तो उनके पास भी 9.6 और 10% हिस्सा है उन कंट्री की नेशनल इनकम का। ठीक है, तो डेनमार्क और हंगरी की स्थिति इनसे तो बेहतर दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर आर्थिक असमानता या आय की असमानता ज्यादा दिखाई देती है डेनमार्क और हंगरी के कंपैरिजन में। ऑलराइट, तो बात समझ में आई आपको? चलिए अब देखें, असमानता और गरीबी में कमी की हम बात करते हैं। ऑलराइट, तो जब देश में आर्थिक विकास तेज हो
तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरीके से हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले? हर देश अपना आर्थिक विकास करना चाहता है और आप न्यूज में सुनते रहते होंगे और आपने डेटा को भी देखा होगा कि भारत जो है तेजी से आगे बढ़ती हुई एक नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जन्म ले रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? 2047 तक की अगर हम बात करें, 2047 तक की बात करें, तो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें यह भी है कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचाना है? 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, ये बात भी कही गई है। तो क्या जब भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी तो क्या तब आर्थिक समानता दिखाई देगी? हर एक व्यक्ति के पास बराबरी से पैसा होगा, या फिर समाज का जो या देश का जो अमीर वर्ग है सिर्फ उसी के पास पर्याप्त पैसा होगा? पर्याप्त क्या, जरूरत से ज्यादा पैसा होगा और गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होता जाएगा। तो जब हम 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे तो धीरे धीरे करके ही पहुंचेंगे ना, यानी कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट तो हो रहा है, ठीक है, आर्थिक विकास तो हो रहा है, यानी कि देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन वो जा किसके पास रही है भाई? जा किसके पास रही है? अमीर वर्ग के पास जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरीके से हो पाता है कि सबको उसका बराबर बराबर प्रॉफिट मिले? देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो क्या सभी में बराबर बराबर बढ़ रही है? क्लियर हो रही है बात? तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? जैसे जैसे देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ती जा रही है, लोगों में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। आर्थिक समृद्धि का बढ़ना यानी कि देश का आर्थिक रूप से संपन्न होना। तो क्या आर्थिक समृद्धि का एक नेगेटिव रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि लोगों में आय में असमानता बढ़ती जा रही है? जी हाँ, क्योंकि अमीर वर्ग और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास जो भी चीजें हैं, जो पैसा है, वस्तुएं हैं, अवसर हैं, वो न्यायपूर्ण तरीके से अपने देश की पॉपुलेशन में बराबर बांट पाती है? अगर आर्थिक असमानता है, आर्थिक समृद्धि के बावजूद भी आर्थिक असमानता है, तो जो भी रिसोर्सेस हैं एक कंट्री के पास, डेमोक्रेटिक कंट्री के पास, वो सभी में बराबर बराबर नहीं बट रहे हैं। ऑलराइट, क्लियर हुई बात? अब जैसे देखो, यहां पर एक और कार्टून आपको देखने को मिलेगा। ये एक बच्चा है, बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। एक ये मैडम है या आंटी है, आप जो भी कह लो, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना नीचे कैसे रह गए? अब ये बच्चा बोल रहा है, तुम ही बताओ। ना उसके पास आवास है, रहने को जगह है, ना उसके पास स्वास्थ्य सुविधा है, ना उसके पास स्कूल है, उसके पास है तो सिर्फ क्या? भूख है। लेकिन भूख को मिटाने के उसके पास साधन नहीं है, ना कोई सुविधाएं है। अब ये मैडम जो है एक अमीर वर्ग की महिला है, ये कह रही है देश का आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन तुम कैसे नीचे रह गए? अब वो बच्चा कह रहा है कि आप ही बताओ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे नीचे रह गया। समझ में आ रही है बात? रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने अभी आपको बताया है? अगर सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो जल्दी से कमेंट करके बता देना है कि मैम ऑल क्लियर है, और अगर कहीं डाउट है तो वो भी बता देना है। और उसके अलावा जल्दी से चेक करके बताओ कि बराबरी से लाइक शेयर हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, चला जाए आगे। चलिए, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है भाई, आर्थिक समानता पर आधारित नहीं होती है। बात स्पष्ट तरीके से हमें समझ में आ गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस समानता पर आधारित होती है? राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर आधारित होती है, क्योंकि राजनीति में भाग लेने के बराबर अधिकार सभी को लोकतंत्र ने दिए हैं। और प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। हर व्यक्ति का वजन बराबर होना, इससे क्या मतलब है? यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या कहा गया? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक पर्सन सिर्फ एक वोट डालेगा, उसकी एक वोट की वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी। ठीक है, तो यहां पर है राजनीतिक समानता। चाहे वो अमीर वर्ग की वोट जाए, चाहे गरीब व्यक्ति की वोट जाए,
वोट की वैल्यू एक ही होगी, चाहे नेताजी स्वयं वोट डालें, वैल्यू एक ही रहेगी। ठीक है, तो व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को बढ़ता हुआ पाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्वरूप में हमें राजनीतिक समानता दिखाई देती है और दूसरी ओर आर्थिक असमानता दिखाई देती है। यानी कि राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता हमें नहीं दिखाई देती है। क्लियर? तो अब देखो, जो मुट्ठी भर धन कुबेर है यानी कि अमीर वर्ग है, मुट्ठी भर यानी कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते, पॉपुलेशन इतनी सी है लेकिन उनके पास देश की नेशनल इनकम का हिस्सा इतना ज्यादा है, और गरीब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उनके पास राष्ट्रीय आय का केवल इतना सा हिस्सा है। ऑलराइट, क्लियर? तो देश की कुल आय में भी उनका हिस्सा इन धन कुबेरों का, अमीर वर्ग का, बढ़ता ही गया है। अब देखिए, समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। जो समाज के सबसे निचले हिस्से के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अपना जीवन बसर करने यानी कि जीवन गुजारने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं और उनकी आमदनी गिरती ही गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरी करने में मुश्किल आती है। जो एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, बुनियादी सुविधाएं होती है, बुनियादी जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे पहले क्या चाहिए किसी को भी? सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए कि उसके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो, वो बीमार हो तो अच्छे से इलाज करा पाए, और उसके पास अच्छी शिक्षा की सुविधा हो। ठीक है, ये क्या है? किसी भी इंसान की बेसिक नीड्स में बुनियादी जरूरतें हैं। तो समाज का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, उन्हें बाकी के लोगों के कंपैरिजन में अपना जीवन गुजारने के कम साधन मिलते हैं। इवन वो अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी। ठीक है, अब देखो, लेकिन हमारे जो वोटर्स हैं, अगर हम वोटर्स की बात करें, अभी हमने पॉपुलेशन की बात करी थी कि अमीर की पॉपुलेशन कितनी है और गरीब की पॉपुलेशन कितनी है। तो गरीब की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो वोटर्स कौन से ज्यादा हुए? गरीब वर्ग। ठीक है, तो मतदाताओं में, मतदाता यानी कि वोटर्स वोट देते हैं, मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है। इसीलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहती। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि हमें गरीब के वोट ना मिले। तो आपने देखा होगा, जब भी देश में चुनाव होते हैं कहीं भी, ठीक है, तो बड़े से बड़ा नेता, किसी भी वर्ग का हो, अमीर वर्ग का हो, कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, गरीबों के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वही है उनकी वोट बैंक, वही है सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो उन्हें वोट देगी। अमीर वर्ग कितने से हैं? इतने से हैं। समझ में आ रही है बात? और गरीब क्या है भाई? गरीब छोटे से प्रलोभन में जो है वो अपनी वोट दे देते हैं। गरीब को क्या चाहिए कि भाई आज जो हमें मिल रहा है उस पर देखते हैं, लेकिन भविष्य में ये नेताजी हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं जब इनको कुर्सी मिल जाएगी तो। ठीक है, तो मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके वोट से हाथ धोना नहीं चाहती। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। यहां पर बात हो रही है कि आखिर लोकतांत्रिक सरकारें या लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक असमानता कैसे बनी रहती है? गरीब की पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीब की वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही नेताजी, वही सरकार गरीबी पर ध्यान नहीं देते, उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, इसीलिए लोकतंत्र में आर्थिक असमानता बनी रहती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य की, सोशल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत एक कैसा देश है? डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता से भरा देश है। कई सारे धर्म, जाति, भाषा और रंग, रूप, क्षेत्र, लिंग, नस्ल, सब प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है,
सभी तरीके के लोग निवास करते हैं। इतने बड़े देश में जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां के समाज में सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है कि वो पूरा देश, पूरे देश का समाज एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना किसी टकराव के, बिना किसी दंगे फसाद के सामंजस्य बना के रहे। ऑलराइट, चलिए तो इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी, लोकतंत्र में वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, यानी कि इथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नैतिक मूल्यों का संबंध सीधा भावनाओं से होता है। ठीक है, तो वही बात कही गई है कि जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो उसका सब मिलजुल के रहें, उसके लिए कौन जो है काम कर सकता है? लोकतंत्र। कैसे? बराबर अधिकार के जरिए, समानता के जरिए, और वो है लोकतंत्र में। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध करवाएगी और कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, टकराव तो कहीं ना कहीं होंगे भाई। घर में भी 4 लोग होते हैं तो 4 बर्तन बजेंगे। तो सीधी सी बात, 2 बर्तन भी रखे हों, 2 बर्तन को आप आपस में ऐसे करोगे तो वो तो बजेंगे। ऐसे ही लोगों की बात है, मतलब ये आमतौर पर एक कहावत है। तो भाई पूरे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग समूह, धर्म, भाषा, हर तरीके के लोग रह रहे हैं, जिनका खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, पहनावा सब कुछ अलग अलग है। तो क्या कहीं ना कहीं लोग टकराएंगे नहीं? कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं नहीं टकराएंगी? कहीं ना कहीं उनके काम नहीं टकराएंगे? बिल्कुल टकराएंगे। तो कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता है। और हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए कौन सबसे अच्छा है, तानाशाही या लोकतंत्र? जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, वहां के समाज में एकता बैठानी हो, तो उसके लिए शासन का कौन सा स्वरूप सबसे अच्छा है, तानाशाही या लोकतंत्र? जल्दी से कमेंट करके बताओ। लोकतंत्र। ठीक है, चलिए अब देखें, जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जहां पर लोकतंत्र नहीं है, यानी कि जहां पर राजतंत्र है, मोनार्की है या फिर तानाशाही है, तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। लोकतंत्र के कंपैरिजन में अगर हम गैर लोकतांत्रिक देशों की हम बात करें, तो गैर लोकतांत्रिक देश क्या करते हैं? अगर उनके यहाँ सामाजिक टकराव हो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो आंखें फेर लेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। उनको उस मामले में पड़ना ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक सबसे बड़ा गुण है। जी हाँ, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तानाशाही के कंपैरिजन में कई सारे सकारात्मक फायदे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जहां 99 फायदे किसके हैं? किसके हैं? लोकतंत्र के। और एक फायदा हम कह सकते हैं कि तानाशाही का है। ठीक है, क्या है भाई? आर्थिक समानता इनके यहाँ बनी रहती है, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। लेकिन 99 फायदे हमारे यहाँ भी हैं। आप तानाशाही, किसी भी तानाशाही देश को उठा के देख लें, वहां के शासन के स्वरूप को देख लें, वहां की जनता से आप संपर्क करके देख लें कि किस तरीके से वो जीवन गुजारते हैं। तो इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। किसके लिए? ताकि लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक अंतर कम हो, सामाजिक विभाजन कम हो, टकराव संभल जाए। ऑलराइट, तो देखें, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा अल्पमत का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, मेजॉरिटी के बेसिस पर तो बनती है, यानी कि मेजॉरिटी किसकी? वोट की मेजॉरिटी की, किसको ज्यादा वोट मिले हैं। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत बहुत सारे मत, बहुत सारे मत, यानी कि वोट। सीधी सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, मान लो ABCD 4 पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतरी थी चुनाव लड़ने के लिए,
और पॉलिटिकल पार्टी ए को, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी ए को ज्यादा वोट मिल गए, यानी कि ये मेजॉरिटी बहुमत के साथ चुनाव जीत गई, तो सरकार किसकी बनेगी, पॉलिटिकल पार्टी ए की। लेकिन यहां पर क्या बात की गई कि बहुमत को सदा अल्पमत का भी ध्यान रखना होता है, यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसा नहीं है कि इनके जो मेंबर हैं या इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो फॉलोवर हैं, इनको अब ये पार्टी सरकार में आ गई है, सत्ता में आ गई है, तो ये इग्नोर करते। ठीक है, अब ये पार्टियां कहां बैठेंगी, ये पार्टियां बैठेंगी विपक्ष में, इनकी भी बात इनको सुननी पड़ेगी, और ये कौन होगा, ये होगा सत्ता पक्ष। ऑलराइट, क्लियर है। तो उनके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है, यानी कि बहुमत के साथ अल्पमत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। बहुमत के शासन का अर्थ क्या होता है, सुनना ध्यान से, धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का अर्थ ये नहीं होता, बहुमत का अर्थ ये होता है कि जिसको बहुत सारे वोट मिले हैं उसकी सरकार बनेगी। बहुमत का अर्थ ये नहीं निकाल सकते कि उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, या उस पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, या उस नस्ल के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उनकी सरकार बनेगी, और फिर वो सरकार सिर्फ उस पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर रेस या पर्टिकुलर एरिया के व्यक्तियों के लिए ही काम करेगी। यहाँ पर बहुमत के शासन का मतलब बहुसंख्यकवाद यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। आपने चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग में सत्ता की साझेदारी में पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर सिंहली भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी और उन्हीं को सारे अधिकार दिए थे, उन्हीं को रिजर्वेशन दिया था, उन्हीं को आरक्षण दिया था। तो ये तो गलत है। यहाँ पर बहुमत का शासन ही होता है कि सारी जनता ने जिसको ज्यादा वोट दिए हैं उसकी सरकार बनेगी, फिर वो सरकार बाकी सभी लोगों का ध्यान रखेगी, बाकी सभी लोगों की राय पर ध्यान देगी। ऑलराइट, क्लियर। तो इस तरीके से सामाजिक विविधता में सामंजस्य लोकतंत्र बिठाता है। ठीक है, हर एक वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोगों को बराबर अधिकार देके सभी की बराबर भागीदारी के माध्यम से, क्योंकि पूरी जनता ने मिलकर अपनी भागीदारी के साथ आपको चुना है। ऑलराइट, चलिए, अब बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। अलग अलग लोग यानी कि अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, नस्ल, लिंग के लोगों ने मिलकर आपको वोट दिया है, बहुमत दिया है, तब आपकी सरकार बनी है। ऑलराइट, तो लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को, हर एक नागरिक को किसी ना किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। और अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। अब हम बात करेंगे नागरिकों की गरिमा और आजादी की। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा और आजादी का ध्यान रखा जाता है या फिर तानाशाही में रखा जाता है? तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो नागरिकों की गरिमा और आजादी ये विशेषता है लोकतंत्र की, ये विशेषता है डेमोक्रेसी की। ठीक, तो व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई जिन लोगों के साथ मैं पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ती हूँ, खेलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ या कुछ भी, तो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ठीक है,
तो अपने साथ के लोग तो वही होते हैं, या अपनी जो अपनी एक एज के लोग हों या अपने साथ रहने वाले लोग हों। आप फैमिली में भी क्या चाहते हैं कि हमारी फैमिली के लोग हमें रिस्पेक्ट दें, हम उनको रिस्पेक्ट दें। तो सीधी सी बात है, तो हर व्यक्ति अपने साथ के लोगों से क्या पाना चाहता है? सम्मान पाना चाहता है। और टकराव कब पैदा होते हैं? अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं हो रहा है। जब आपके सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। गलत व्यवहार कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे भाई? आप भी उसके साथ वैसे ही पेश आओगे और फिर हो जाएगी आपकी लड़ाई। ठीक है, तो गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की कहानी? चला जाए आगे। चलिए अब देखें, यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही हम उदाहरण ले लें। ठीक है, तो दुनिया के अधिकांश समाज कैसे रहे हैं? पुरुष प्रधान समाज रहे, जहाँ पर सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व रहा, पुरुषों का ही अधिकार रहा, पुरुषों की ही चलती रही, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो। ठीक है, तो महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी की भी तो बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जेंडर इक्वालिटी की भी तो बात करते हैं, लैंगिक समानता की भी तो बात करते हैं। क्या कहते हो? करते हैं ये बात? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या महिला और पुरुष को समान दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। समान अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए? बिल्कुल दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो अगर जब हम लोकतंत्र के मामले में लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो महिला पुरुष को बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए। तो जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यता और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। अब ये बात वैलिड रूप से कही गई है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। अगर उनके साथ कुछ होता है, कोई भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, तो महिलाएं कहाँ जा सकती हैं भाई? कंप्लेन कर सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं, संघर्ष कर सकती हैं, आंदोलन कर सकती हैं। और महिलाओं ने चालू भी किया है क्योंकि उनको वैधानिक रूप से ये परमिशन मिल चुकी है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर चलो लैंगिक समानता की बात होगी। अब यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। कई सारी जातियों के लोग भी हमारे भारत देश में निवास करते हैं। ठीक है, जातियों के बीच भेदभाव का इतिहास भी किसी से छुपा नहीं है और इतिहास काफ़ी लंबा है। वर्तमान समय में देखें तो पुराने समय के कंपैरिजन में, इतिहास के कंपैरिजन में प्रेजेंट में तो जातिगत असमानता बहुत कम दिखाई देती, लेकिन प्राचीन समय में जातिगत असमानता यानी कि जातिवाद एक बहुत बड़े लेवल पर दिखाई देता था। उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती थी। तो यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को भी बल दिया है। क्या कहा है कि कमजोर और भेदभाव का जो जातियां शिकार हुई हैं उन लोगों को भी समान दर्जा दिया जाए और समान अवसर दिए जाएं। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। हम किसकी बात कर रहे थे? लोकतंत्र के परिणामों की ही बात कर रहे हैं ना। किसकी? लोकतंत्र के परिणामों की। और लोकतंत्र के परिणामों को जानने के लिए हमने क्या किया? मूल्यांकन किया। मूल्यांकन को ही क्या कहा जाता है? जांच परख कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बात बताई गई है कि लोकतंत्र की एक खासियत ये है, क्वालिटी ये है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। कैसे? तो वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। भाई देखा कि क्या लोकतंत्र में महिलाओं को बराबर अधिकार हैं? चलो हैं। फिर जांच करी गई कि क्या लोकतंत्र में सभी जातियों को इक्वल अधिकार हैं? बिल्कुल है। चलो भाई इसमें भी पास हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र में ये देखा गया कि जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो रिलीजियस इक्वालिटी है क्या? बिल्कुल है भाई, इसमें भी पास हो गया। यानी कि जो शासन व्यवस्था बेहतर होती है दूसरी शासन व्यवस्थाओं से, जिसके पास जितनी क्वालिटी होती है उसकी परीक्षा उतनी ही ज्यादा ली जाती है।
ठीक है, यही बात लोकतंत्र के मामले में कही गई है। तो लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। ठीक है, जब लोकतंत्र से लोगों को थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। कैसे करने लगते हैं, क्यों करने लगते हैं? तो भाई जहां से हमें प्रॉफिट होगा हम वहीं ना दोबारा जाएंगे प्रॉफिट के लिए। जैसे कि आप अपनी फैमिली में रहते हो, ठीक है, अभी आप लोग छोटे हो, पूरी जिम्मेदारी किस पे है? आपके पेरेंट्स पर है। आपकी बात आ रही है समझ में? ठीक है, पेरेंट्स पर है पूरी जिम्मेदारी। तो आपको कुछ भी चाहिए है, आपकी कोई भी डिमांड है, आपको कुछ भी है, दुख है, दर्द है, सुख है, कुछ भी है, आप किसके पास जाओगे? पेरेंट्स के पास जाओगे, क्योंकि वही आपकी डिमांड्स को पूरा करते हैं। तो भाई हमारे लिए एक तरीके से जब हम देश की बात करें, ये तो हो गई फैमिली की बात, जब हम एक कंट्री की बात करें तो जब हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम किससे डिमांड करेंगे? अपनी कंट्री से। हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हमें पता है कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। तो लोकतंत्र ही हमें क्या दे रहा है? सब कुछ दे रहा है। तो हम डिमांड भी किससे करेंगे आगे जाके? लोकतंत्र से। जहां हमें एक चीज मिल रही है हम दूसरी चीज के लिए भी कहाँ जाएंगे? लोकतंत्र के पास ही जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बात कही गई है लोकतंत्र के मामले में। क्या कही गई है? कि शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। अगर कहीं कंप्लेंट्स बनी हुई हैं, अगर कहीं शिकायत बनी हुई है, यानी कि वो चीज अच्छी है। कैसे अच्छी है? इससे ये पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं। ठीक है, तानाशाही में लोग शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, उन्हें पता है कि हमारे पास दूसरा विकल्प ही नहीं है, यही राजा जो है शासन चलाएगा। लेकिन जब लोकतांत्रिक देशों के लोगों को ये पता है कि हमारे पास राइट्स हैं, इक्वालिटी है, तो वे अवेयर भी हैं। जहां उनको लगता है कि भाई इस अधिकार का हनन हो रहा है, यहाँ पर हमें असमानता दिखाई दे रही है, हम कंप्लेन करेंगे, हम शिकायत करेंगे। ठीक है, तो इससे पता ये चलता है जब लोग शिकायत करते हैं कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, अगर वो लोकतंत्र के हिसाब से, भारत देश के संविधान के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो लोगों को लग रहा है कि भाई साहब जो नेता चुना था वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रहा। अब हम जाएंगे, उस नेता की खबर लेंगे, अगले चुनावों में उस नेता को क्या कर देंगे? हम गद्दी से उतार देंगे, और अभी तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। ठीक है, तो लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का संतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता है। क्योंकि जो व्यक्ति हमें कुछ दे रहा हो ना, डिमांड हमारी दोबारा उसी से होंगी। तो लोकतंत्र में अगर कोई भी दिक्कत पाई जाती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुसार वर्तमान सरकार अगर काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो हम उसी लोकतंत्र के बल पर उस सत्ता के पास लड़ने के लिए जा सकते हैं, अपने अधिकार मांगने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। क्योंकि प्रजा तो कहाँ होती है? प्रजा कहाँ होती है? जिसका राजा होता है। राजा कहाँ होता है? तानाशाही में होता है। तानाशाही में क्या प्रजा का मुंह खुल पाता है? कुछ डिमांड हो पाती है? बिल्कुल नहीं। और नागरिक कहाँ होते हैं? नागरिक कहाँ होते हैं? जहां होती है सरकार, वो भी लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि जब लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हों, लोग अपने अधिकारों की डिमांड करने लगे हों, यानी कि लोग सचेत हो गए हैं और प्रजा से नागरिक बन गए हैं, यानी कि एक तानाशाही देश के लोग फिर लोकतंत्र की डिमांड करने लगे हैं। तो लोकतंत्र एक सफल शासन व्यवस्था है कि नहीं है? बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या बेहतर है? लोकतंत्र की सफलता आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, चलिए, तो बस यही था इस चैप्टर का ओवरऑल सार। ऑलराइट, क्लियर? तो चैप्टर तो हो गया खत्म और हमने ये भी जान लिया लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन करके कि अगर एक फायदा आपको तानाशाही का नजर आता है तो 99 फायदे जो हैं किसके नजर आते हैं? लोकतंत्र के नजर आते हैं। और दुनिया की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र सबसे बेहतर है। ऑलराइट, चलिए, तो आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा।
अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के अलावा दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।